स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर है 5 जिसका नाम है अधिकार, इंग्लिश में कहें तो राइट्स। इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम जानेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, और अधिकारों कहाँ से आते हैं, अधिकारों की क्या आवश्यकताएँ होती हैं, और कानूनी अधिकारों और राज्य सत्ता के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है कि अधिकार क्या होते हैं वो जानते हैं। तो देखिए ये है यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स यहाँ पे मैंने। अब जानते हैं ये होता क्या है बेसिकली। एक मिनट में दोबारा से अंडरलाइन करूँ। हाँ, देखिए अधिकार होते क्या हैं। तो बेसिकली अधिकार उन बातों का प्रतीक होता है जिन्हें समाज के सभी लोगों को समान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो समाज में रहता है वो सम्मान पूर्वक और गरिमा पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहता है। तो ऐसे में अधिकार उन बातों का प्रतीक होता है जो उसके इन लोगों के सम्मान पूर्वक और गरिमा पूर्वक जीवन जीने का प्रतीक होता है। ठीक है, देखिए इसे आसान करते हैं। अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग है। यानी कि अधिकार क्या है? अधिकार एक मांग है जो व्यक्तियों के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग को दर्शाता है। देखिए अब ये मांग क्या है? किसी मांग को जब समाज स्वीकार कर लेता है, यानी कि अधिकार क्या होता है? अधिकार सबसे पहले एक मांग बनता है, ठीक है, चाहे वो समाज की मांग हो, राजनीतिक मांग हो, कैसी भी मांग हो, तो अधिकार सबसे पहले एक मांग बनता है। ठीक है, किसी भी मांग को जब समाज स्वीकार कर लेता है और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त करके उस मांग को लागू कर दिया जाता है तो वह मांग अधिकार बन जाती है। यानी कि एक मांग अधिकार बनती है और मांग क्या होती है? समाज के द्वारा वो कल्याणकारी होनी चाहिए, बस ये आवश्यक है। राज्य के द्वारा उसे लागू कर दिया जाएगा और फिर वो एक अधिकार बन जाएगी। तो ये होता है अधिकार। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। यानी कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार भी किया और उसे लागू भी किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार ये तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं, अतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें छीन नहीं सकता। यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे वो इन अधिकारों को प्रकृति से और ईश्वर से जोड़ के देखते थे। वो कहते थे कि वे अधिकार हैं जो हमें जन्म से प्राप्त हैं और इन्हें कोई भी शासक, कोई व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, अब ये मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा थी क्या, वो देखिए। तो विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले। ये सही बात है, अभी करंट टाइम में भी कुछ देश ऐसे हैं जिनके नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। ठीक है, इसी दिशा में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया था और लागू भी किया था। ठीक है, तो ये थी मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा। फिर बात करते हैं दावे क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने मांग जानी थी, फिर करते हैं कि दावे क्या होते हैं। तो दावे तो वैसे तो आप समझ गए होंगे, जैसा कि अधिकार तो मैंने बता दिया है। तो दावे सिंपल सी बात है। दावे वास्तव में व्यक्ति की मांगें होती हैं, जो मांगें नैतिक या सामाजिक पक्ष में उचित हो, जिनको समाज स्वीकार करता है। अब आप कहेंगे मांगे और दावे में अंतर क्या हो गया? लेकिन जो मांगें होती हैं वो आगे चल के अधिकार बन जाती हैं, लेकिन दावे आगे चल के अधिकार नहीं बनते। बस ये होता है मांगे और दावे में अंतर। तो दावे क्या होते हैं? ये वास्तव रूप में व्यक्ति की मांगें तो होती हैं जो कि नैतिक और सामाजिक पक्ष में उचित होती हैं, जिन्हें समाज भी स्वीकार करता है, लेकिन व्यक्ति की प्रत्येक मांग दावे नहीं हो सकती हैं। ठीक है, केवल उस मांगों को अधिकार का दर्जा दिया जाता है जिस मांग को राज्य के द्वारा स्वीकार किया जाता है और लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है। अब बात करते हैं कि हमें आखिर अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। यानी कि जितना हम ये अधिकार पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये जो अधिकार हैं, इन सभी अधिकारों की हमें क्या आवश्यकता है भाई? तो देखिए अधिकारों की आवश्यकता व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए हमें अधिकार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, गरिमा पूर्वक जीवन जीने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोकतंत्र में जब लोगों को यही अधिकार, जब उन्हें ये अधिकार होगा
कि कुछ अधिकार उन्हें मिले हुए होंगे जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, समाज में गर्मियापूर्वक जीवन जी सके, स्वतंत्रता हो उन्हें, तभी लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो इसलिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए, व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको विकसित करने के लिए कुछ अधिकार उसे विशेष दिए जाने चाहिए जिससे वो अपनी योग्यता, क्षमता को बढ़ा सके और अपना विकास कर सके। ठीक है, तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। अधिक रहित व्यक्ति बंद पिंजड़े में पक्षी के समान होते हैं, यानी कि जब व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो एक बंद पिंजड़े में व्यक्ति के समान जैसे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसे अधिकार देके उस पिंजड़े से आज़ाद करके अब उसके अंदर जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसे काम दिला के, अवसर दिला के उसे विकास करने के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। बात करते हैं कि अधिकारों को अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों। अब बात आती है कि इतने सारे जब हमें अधिकार मिल जाते हैं तो इन अधिकारों को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, यानी कि अधिकार और शक्तिशाली कैसे हों। तो सबसे पहले तो अधिकार को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान लिखित होना चाहिए, यानी कि संविधान जो है वो लिखित होना चाहिए इन अधिकारों को शक्तिशाली बनाने के लिए। ठीक है, फिर है कि स्वतंत्र प्रेस, यानी कि जो हमारी मीडिया है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, और जनता की जागरूकता, यानी जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, अपने सरकार के बारे में, अपने संविधान के बारे में, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और उसके अधिकारों को संरक्षित करने वाली एक टीम भी होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होने के साथ साथ उसके जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित होने चाहिए। संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन, यानी कि सरकारों को राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर और गाँव स्तर पर बांटना चाहिए, यानी कि संघात्मक सरकार होनी चाहिए, और प्रत्येक सरकार का अपने अपने एरिया, क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसके पास शक्तियाँ भी होनी चाहिए। राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य के द्वारा जो नागरिकों के पर्सनल मामले जो होते हैं, आंतरिक मामले होते हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिससे उनकी जो एक मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत उन्हें अपने पर्सनल जो मामले हैं उनको सरकार के प्रति उजागर करने की मनाही है, मतलब वो चाहे तो करें चाहे तो ना करें, तो उस अधिकार को ये लोग खंडित नहीं कर सकते। कौन लोग? राज्य की सरकार है। ठीक है, यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है तो उसे अधिकार भी प्राप्त होता है, यानी कि राज्य जो है अगर वो अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं तो उन्हें भी अधिकार प्राप्त होते हैं कि वह अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया, यानी कि यदि राज्य जो है वो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है तो राज्य को ये अधिकार मिल जाता है कि यदि कोई उन अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उससे सजा दी जानी चाहिए, जो कि 19(2) संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू अधिकार है तो दूसरा पहलू कर्तव्य। ये आगे जानेंगे अधिकार और कर्तव्य के बारे में। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं, ये ऋण ही हमारे कर्तव्य हैं। ये जो दोनों यहाँ पे पॉइंट दिए ये मैंने बस आपको यूं ही बताने के लिए बताए हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें जानेंगे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, तो आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया कि अधिकार क्या होते हैं, दावे क्या होते हैं, ये आपको पता चले होगा। तो पहला पॉइंट था हमारा अधिकार क्या होते हैं, ये आपको पता चला। दावे क्या होते हैं, अधिकारों की आवश्यकता क्या होती है, और अधिकारों को और भी अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, ये आपको पता चला। अब बात करते हैं कि अधिकार आते कहाँ से, यानी कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये आज का हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है दूसरे टॉपिक का पहला पॉइंट है कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले तो अधिकारों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आए थे। ठीक है, अभी आगे जानेंगे। दूसरे आते हैं आधुनिक युग के अधिकार, जो कि प्राकृतिक अधिकार द्वारा अस्वीकार किए गए। फिर आते हैं मानवाधिकार, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकार। अब ये इन तीनों को अब हम आगे वर्णित करते हैं। तो सबसे पहले तो था हमारा प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए ये क्या है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत।
17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार यह तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें जन्म से भी अधिकार प्राप्त हैं, अतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। यानी कि प्राकृतिक जो अधिकार होते हैं वो हमें ईश्वर के द्वारा मिले थे। मतलब कि देखिए, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत यह बात आती है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे वे कहते थे कि ये जो अधिकार हमें मिले हुए ये ईश्वर के द्वारा हमें दिए गए, प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए, और ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है। उन्होंने मनुष्य के लिए 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार को चिन्हित किया है। पहला जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है। तो ये 3 अधिकार इन्होंने बताए हैं जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे कि अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से निकले। यानी कि बाकी के जो अधिकार हैं, कौन से अधिकार, जिन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं वो अधिकार इन्हीं अधिकारों से निकले हुए। इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त हो। यानी कि हमें इन अधिकारों को पाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें जन्म से ही मिले होते हैं, क्योंकि ये ईश्वर और उन्हें ईश्वर से मिले होते हैं और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य से छीन नहीं सकता है। ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं इनका विचार और इस्तेमाल राज्यों और सरकारों के द्वारा जब इन अधिकारों को छीना जाता है तो ऐसे में हमारी स्वतंत्रता, समानता को, न्याय को बरकरार रखने के लिए इन अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर बात आती है कि अधिकारों के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अधिकारों के तत्व होते हैं, अधिकार व्यक्ति की मांग होते हैं, इन अधिकारों को राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाता है, ये अधिकार समाज के देन होते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकार सबसे पहले एक व्यक्ति की मांग होता है, फिर वो अधिकार बनता है। तर्क संगत, ये न्यायोचित होने भी चाहिए और ये समाज के लिए कल्याणकारी यानी लोकहित होने चाहिए और सबको समान रूप से ये अधिकार प्राप्त हो, ऐसा हमें कानून बनाना चाहिए। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी परिवर्तनशील होने चाहिए। ठीक है। तो ये है अधिकारों के तत्व कि अधिकार व्यक्ति की मांग होते हैं, राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं, ये हमें समाज की देन होते हैं, ये न्याय संगत होते हैं, समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं, सबको एक समान मिलने चाहिए। ठीक है। फिर बात आती है कि अधिकारों के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, अभी तो मैं आपको छोटे से रूप में यहाँ पे अधिकारों के प्रकार बता देता हूँ। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम इन अधिकारों को पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अधिकारों के प्रकार होते हैं प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े जैसे अधिकार माता पिता की सेवा करना, शिक्षा, व्यवहार, चरित्र, सच्चा चरित्र, आदर का भाव, ये सारे जो अधिकार हैं, ये तो नाम तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इनका अच्छी तरीके से वर्णन हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे बस मैंने आपको एक बार इन्हें बताने की कोशिश की थी। ठीक है। तो दूसरा हमारा टॉपिक था अधिकार आते कहाँ से। तो अधिकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, अधिकारों के तथ्यों से और अधिकारों के प्रकार के बारे में बताया है। अब बात करते हैं कानूनी और अधिकार राज्य सत्ता, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, अधिकारों का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट है, अधिकारों का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक एवं अन्य सभी प्रकार के अधिकार राज्य से प्राप्त किए जाने वाले मांग और दावे हैं, इसलिए अधिकार मांग एवं दावों के रूप में राज्य की प्रभुता को सीमित करते हैं और रोकते हैं। यानी कि ये जो अधिकार होते हैं वो राजनीतिक एवं अन्य सभी प्रकार के अधिकार राज्य से प्राप्त किए जाने वाले होते हैं। ये मांग और दावे ऐसे होते हैं जो कि हमें अधिकार, मतलब कि देखिए, हमारे ये जो अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, वो राज्य पर, हमें राज्य के द्वारा अगर कोई गलत कदम उठाया जा रहा है तो हम अपने अधिकारों के अकॉर्डिंग राज्य की प्रभुता को सीमित कर सकते हैं, उसकी शक्ति को रोक सकते हैं, उसके द्वारा जो कानून लिया गया उसे हम खंडित कर सकते हैं अपने मांग और दावों को उठाकर। ठीक है। ये होता है अधिकारों का राज्य पर प्रभाव। अधिकार राज्य को किसी कार्य करने को ना करने को करने की ओर निर्देशित करते हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है। अधिकार राज्य को किसी कार्य को करने के लिए भी
और करने के ना और नहीं करने के भी निर्देश करते हैं। अधिकार राज्य को कुछ करने या कुछ मांग मनवाने के लिए भी विवश कर देते हैं। यानी व्यक्ति के पास जो अधिकार है वो राज्य को कुछ करने के लिए भी और कुछ मांगों को मनवाने के लिए भी विवश कर देते हैं। अधिकार राज्य की लोगों के लिए सुरक्षा करने या कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अधिकार जो होते हैं वो राज्य को प्रेरणा देते हैं कि लोगों की सुरक्षा करे और उनके विकास के लिए कार्य भी करे। ठीक है, फिर आगे बात आती है अगले पॉइंट पे, एक सेकेंड। हाँ, राज्य के कानून लोगों के लिए उनके कार्य के लिए उत्तरदायी और संतुलित होते हैं। यानी कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों के लिए उनके कार्य और उनके लिए उत्तरदायी होने चाहिए, जिससे वो अपना विकास कर सकें। कानून राज्य और लोगों के मध्य संबंध को नियंत्रित करता है। जो कानून होता है वो नागरिकों के अधिकारों को और राज्य के बीच राज्य और नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करता है। कौन? कानून। ठीक है, फिर आता है अगला, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह आवश्यक दशाएं उपलब्ध मतलब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि यह राज्य का एक कर्तव्य होता है कि वह आवश्यक जो महत्वपूर्ण और आवश्यक जो निर्देश हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो नागरिकों को उपलब्ध करवाए तथा नागरिकों के अपने कल्याण एवं विकास की मांग और जो दावे किए जाते हैं उनको स्वीकार करें। राज्य को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। यानी कि नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के कल्याण के लिए, उनके विकास की जो मांगें होती हैं, जो दावे होते हैं, उन सभी को स्वीकार करने के लिए राज्य को महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। अधिकार जो है वो राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, क्योंकि अधिकार जो होते हैं वो राज्य से प्राप्त मांगे एवं दावे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सुनिश्चित सुविधाएं, उनके कल्याण और रोजगार के लिए प्रबंध करे। ऐसा करने में राज्य के कार्य में कुछ कमियां आ सकते हैं। यानी कि देखिए, अधिकार जो होते हैं वो राज्य की जो सत्ता है उस पर कुछ सीमाएं लगा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार राज्य के द्वारा ही उन्हें दिए जाते हैं। तो राज्य की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों के इन अधिकारों को संरक्षित करे, उनके कल्याण के लिए, रोजगार के लिए प्रबंध करे। हालांकि ऐसा करने से राज्य के कार्य में थोड़ी देर के लिए कुछ कमियां आ सकती हैं, लेकिन ऐसा करने से उनके राज्य के जो नागरिक हैं वो खुश रहेंगे और सरकार भी चलती रहेगी। ठीक है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करते हुए राज्य के प्राधिकरण को लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। यानी कि नागरिकों को अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कार्य कुछ इस तरह से करने चाहिए ताकि नागरिकों के अधिकारों पर कोई भी आंच ना आए, उनके अधिकार खंडित ना हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य अपनी प्रभुता के कारण शक्तिशाली है, परंतु नागरिकों के साथ संबंध राज्य की प्रभुता की प्रकृति पर निर्भर है। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं होता है कि राज्य जो है वो अपनी शक्ति के, अपनी काम की वजह से, अपने कार्यों की वजह से, अपनी प्रभुता की वजह से शक्तिशाली है, परंतु वो शक्तिशाली तभी तक बना रहेगा जब तक नागरिकों का राज्य के प्रति सपोर्ट है। जैसे सपोर्ट हटेगा वैसे ही उस राज्य में जो सरकार है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में नागरिकों के साथ उसको संबंध अच्छे बनाने चाहिए। राज्य अपनी रक्षा से ही अस्तित्व में नहीं आता, बल्कि लोगों की सुरक्षा से ही टिक सकता है। नागरिक ही होता है जिसका महत्व अधिक होता है। यानी कि राज्य जो है वो अपनी आप ही सत्ता में नहीं आ जाते, बल्कि हम उसे सत्ता में लाते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि वह लोगों की सुरक्षा करे और नागरिक उनकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि नागरिक ही उस राज्य में जो सत्ता चल रही है उसका एक महत्वपूर्ण अंश होता है। ठीक है, फिर आते हैं कि कानूनी अधिकार तो बहुत होते हैं, इन सभी के बारे में हम कल जानेंगे। वैसे तो यहाँ पे देख लीजिए कानूनी अधिकार होते क्या हैं। कानूनी अधिकार है कि संविधान का हमें सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, कानून व व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, देश की एकता तथा अखंडता व सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की समझदारी का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। यानी कि संविधान का पालन करो,
संविधान का पालन किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दीजिए, देश की एकता को बनाए के लिए, भाईचारे को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने आप को ढालिए, नागरिक को जागरूक कीजिए, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ण साझेदारी के साथ साथ उनका उपयोग भी सही से करना आना चाहिए। अगला टॉपिक अधिकारों के प्रकार, ये जानेंगे कल की वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।